हेलो दोस्तों, आज हम करा रहे हैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित वो प्रश्न लिए हैं जो आपके पिछले जो आपके टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं, जैसे सी टेट, यूपी टेट, एमपी, साथ ही एच टेट, रीट टेट, किन्हीं भी एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस जो आपके बस CDP से संबंधित और साथ ही ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी को लिए गए हैं और आगे आपके एग्जामों में जो प्रश्न आ सकते हैं उनको लिए गए हैं। तो खासकर ये जो सीरीज अभी हमने चलाई है, ये आपकी जो 8 फरवरी को जो आपका CTET का एग्ज़ाम है उसके लिए चलाई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। तो पेस्टोलॉजी जो थी, इन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। फिर है कि निम्न में से विकास की विशेषता। तो विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। बालक का विकास होता है तो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ होता है। तो बच्चों में जो संस्कारों का जो विकास होता है ये परिवार से स्टार्ट हो जाता है। विकास के संदर्भ में गलत। तो विकास जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। तो खेल के मैदान में सर्वांगीण विकास, जिसके अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास आता है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो जो शैशवावस्था है ये आपकी गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है तो माँ के पोषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है तो मन तथा शरीर का विकास। 2 से 5 वर्ष तक की आयु, तो ये आपकी शैशवावस्था कहलाती है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है तो बच्चे के सिर का निर्माण होता है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। तो सिर व मस्तिष्क का जो विकास है वो शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं। तो जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। बीजावस्था, तो बीजावस्था 0 से 2 सप्ताह होता है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है तो 3 माह में। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है तो इसके अनुसार उस बालक की आयु 8 से 9 महीने का बच्चा होगा। फिर है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350। सीखने का आदर्श काल माना जाता है तो शैशवावस्था। कल्पना जगत में विचरण होता है तो शैशवावस्था व किशोरावस्था का कल्पना जगत में विचरण होता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है तो 5 वर्ष का बच्चा मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है तो बाल्यावस्था को। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना व 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है तो शैशवावस्था में। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है तो लंबात्मक विधि का अध्ययन किया है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ होता है तो प्रकाश की ओर। बालक बालिकाओं की सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है तो व्यय संधि में सबसे ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है। बालक की जिज्ञासा को किया जा सकता है तो शांत। सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। सीखना जो है वो एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में। विकास प्रारंभ होता है तो गर्भावस्था में। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है तो बाल्यावस्था में। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की आवश्यकता, तो ये आपकी किशोरावस्था है। इसी के साथ विकास के संबंध में सही कथन है तो विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन होता है। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर से होता है। ये सिद्धांत आपका वर्तुलाकार सिद्धांत पर आधारित है। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है। शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव करती हैं तो वो इलेक्ट्रा। फिर है कि क्लार्क और विर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन्स प्रवेश कराए थे। ठीक है। बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल होता है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है तो 20 होती है। महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु में निम्नांकित में से पाया जाता है तो एक्स गुणसूत्र। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किनसे होता है तो गुणसूत्र तथा जीन्स से होता है। फिर पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होते हैं तो एक्स वाई। जन्म के समय बालक का भार 6 से 8 पौंड होता है। और फिर आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं तो गुणसूत्र होते हैं।
बालक के विकास में महत्वपूर्ण है तो ये आपके वंशानुक्रम एवं वातावरण महत्वपूर्ण है। दिवस स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है तो किशोरावस्था में। फिर है कि सृजनशील बालकों का लक्षण जिज्ञासा होता है। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न होती है तो प्रवृत्ति जुजुप्सा। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किशोरावस्था में। सामान्य आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। ये कथन आपका हार्लॉग का है। बालक का सामाजिक कृत निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। सामाजिक तकनीक से। फिर है कि बालकों में सौंदर्यानुभूति विकास करने का आधार साधन है तो प्रकृति अवलोकन। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो संग्रह की प्रवृत्ति। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है तो स्टीफन ने। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है तो 13 से 19 वर्ष। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है तो निर्देश। बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है तो किशोरावस्था में। किस आयु के बालक के समय दिन दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधी अवबोधन का विकास होता है तो 9 वर्ष के बालक में। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब है समय काल तो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है ये उत्तर बाल्यकाल। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है तो वो 14 वर्ष। निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है तो बाल्यावस्था में। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण का है। लड़कियों के बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है तो किशोरावस्था में। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम या सोपान तो भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं तो अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके बोलना। साथ ही विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है तो जीन पियाजे। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण समायोजित। लेमार्क ने अध्ययन किया है तो वंशानुक्रम का। संवेग शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है तो उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक परिवार। फिर इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है तो बाल विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। निम्नांकित में से वांछनीय संवेग तो दगा जो है ये आपका वांछनीय संवेग है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध डार्विन से है। वह अब शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित हो गई है। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है मेंडल ने। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है ये क्रोगमैन ने कहा है। निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है तो जो सुकरात है ये आपके मनोवैज्ञानिक नहीं है। निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है तो वो वंश परंपरा है तथा वातावरण। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है तो वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। साथ ही एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह करेगी तो क्या करेगी कि अंतिम परिणाम पर ध्यान न देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। बाल विकास का अर्थ तो बालक का गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होता है। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत तो पैट्रिक पॉवलोव ने दिया था। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण एवं खाली समय। खेलों की विशेषता तो नवीन खेलों के इच्छुक, स्वेच्छानुसार खेल और विकासशील खेल। निम्न ग्रंथियों के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है तो पीनियल ग्रंथि। फिर है कि निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि तो किंडरगार्टन विधि है। अतिरिक्त शक्ति के संक्रांत का संबंध खेल से है। वहीं निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है तो जॉन ड्यूवी जो है ये आपके मनोवैज्ञानिक नहीं है। साथ ही साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट ये किसकी रचना है तो ये वाटसन की रचना है। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जो है ये आपकी जेम्स ड्रेवर ने लिखी है। वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक क्या होते हैं तो जीन्स या पैतृक होते हैं। साथ ही मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता क्या है तो वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है तो विकासीय विधि।
हम जो कुछ भी हैं उसके एक 9/10 भाग जन्मांत यानी कि वंशानुक्रम तथा केवल 1/10 भाग यानी कि एक हिस्सा ही हमारा जो होता है वो अर्जित होता है, ये जैव वैज्ञानिक पार्कर ने कहा है। वही है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया है तो शारीरिक विकास के लिए। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता किसने कहा है? तो छद्म परिपक्वता ये आपके J.S. रॉस ने कहा है। साथ ही किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? तो किलपैट्रिक ने। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम होती है? तो बाल्यावस्था में। किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष। शैशवावस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास कैसा होता है? तो तीव्र होता है। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो बौद्धिक विकास। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या है? तो खेल का मैदान। किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा पहलुओं का अध्ययन करते हैं? तो परस्पर संबंध के सिद्धांत में। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का सिद्धांत, तो ये बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायकता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर होता है। फिर है कि मानसिक विकास के पक्ष में आपका संवेदना, बुद्धि तथा भाषा आते हैं। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो विज्ञानमयी। बाल अध्ययन का पिता किसे कहते हैं? तो ये आपके स्टैनली हॉल को कहते हैं। बाल विकास की उपयोगिता, तो बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में और बालकों के शिक्षण में। साथ ही किसके अनुसार सीखने का जो आदर्श काल शैशवावस्था होती है? तो वो आपके वैलेंटाइन। कौन सा संवेग है? तो प्रेम, क्रोध और आश्चर्य आपके संवेग है। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? तो जो सैमुअल है उन्होंने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। समायोजन दूषित होता है तो कुंठा और संघर्ष से। छात्रों पर क्रोध का सदुपयोग किया जा सकता है आलस्य को भगाने में, दृढ़ प्रतिज्ञा करने में और बाधाओं को पार करने में। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है तो बहुमुखी। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? तो जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि और नवीन पद्धतियाँ। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर की होती है? तो बाल्यावस्था में। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्वर्तन किसने कहा है? तो जॉनसन ने। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलने की लगभग अवस्था, तो 3 वर्ष की जो बच्ची होती है वो 4-5 शब्दों को सरल भाषा में बोलने लगते हैं। मानसिक विकास की दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था होता है। वहीं गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया किस सप्ताह से शुरू होती है? तो 16 सप्ताह से शुरू हो जाती है। फिर है कि ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी जाती है, तो जन्म के 2 माह की जो अवस्था होती है वो आपकी ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी जाती है। विवेचना रहित विचार की अवस्था, तो 4 से 7 वर्ष। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण कथन किसका है? तो ये किलपैट्रिक का है। प्राय बालक चलना किस अवस्था में सीख लेते हैं? तो जो बच्चे होते हैं वो आपके 11 से 12 महीने के बच्चे यानी कि 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ये इसमें गलत दिया है। 1 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो चलना सीख लेते हैं। फिर है कि एक बालक किसको देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, वह कौन सी अवस्था है? तो वो आपकी अर्धचेतन अवस्था है। बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है, तो बालक पर मन के किस भाग का प्रभाव है? तो ये आपका इदम। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, ये कथन किसका है? तो वाटसन का। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता, तो आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह निर्माण करना, साथ ही स्वतंत्र होना, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्था है, तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक, तो खेल कूद का मैदान है। 6 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषता, तो बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह
प्रथम बाल निर्देश केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो विलियम हिल्ली के द्वारा। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य को पाचन क्रिया से भी होता है? तो अभिवृक्क ग्रंथि से। शब्द इंटेंशनल एलिमेंट्स यानी कि सामान्य तत्व निम्न में से संबंध रखता है, तो ये आपका अधिगम स्थानांतरण से संबंध रखता है। बालक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है और शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। ठीक है। फिर है कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो वो उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है। स्फूर्ति अवस्था, तो बाल्य अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहते हैं। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, तो ये विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्निहित है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, तो ये विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है। साथ ही वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो ये रॉस ने कहा है। और बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड बिने है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये आपके मानसिक विकास की पहली सीढ़ी है। ब्रजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो ये आपका संवेगात्मक विकास का भाग है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विकास रेखीय होता है, ये गलत है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु में होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र, तो स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी आपके शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो उत्तर बाल्यकाल में निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अभिप्रेरणा। 8 से 9 वर्ष की जो अवस्था है तक बालक की दृष्टि, श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। गामक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है, तो ये आपकी शक्ति और गति की। फिर है कि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता, तो बाल्य अवस्था को। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, तो केवल एक कोष में। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो नैतिकता का होना। एक बालक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। साथ ही मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग से होता है, तो आश्चर्य से। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो चिंतन प्रक्रिया। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो हर्लॉक के अनुसार। लॉरेंस कॉल्वर की विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो नैतिक विकास। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा सिर से पैर या फिर शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। विट व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन, तो परिवर्तन शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किशोरावस्था में व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो परिवर्ती विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बालक विकास परिणाम, तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विद्यार्थियों के सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने कि विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। साथ ही शरीर के आकार में वृद्धि होती है, तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास। फिर है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, साथ ही परिवार की सामाजिक स्थिति। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शारीरिक विकास का क्षेत्र, तो स्नायु मंडल। बाल्यावस्था होती है तो 12 वर्ष तक। विकास की वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशलों में। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? तो संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, साथ ही समायोजन की समस्या।
विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं व्यय संधि काल सबसे अधिक दुखी का काल या समय होता है। बाल विकास का सही क्रम तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है। विकास शुरू होता है तो पूर्व बाल्यावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है तो बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति मुख्य होती है। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। परिपक्वता का संबंध तो विकास से है। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है तो समानता का नियम है। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है तो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। किशोरावस्था की अवधि तो 12 से 19 वर्ष। विकास कैसा परिवर्तन है तो ये आपका गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि का संबंध किससे है तो आकार व भार से है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है तो सभी के विकास की दर समान नहीं होती है। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। कॉलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों के विकास दर भिन्न होती हैं और साथ ही वह भिन्न तरीकों से सीखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है तो समस्या के प्रति जागरूकता। साथ ही किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर होता है तो 15 से 20 वर्ष की आयु में जो मानसिक विकास होता है वो सबसे ऊंचाई पर होता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव पड़ता है वह निम्न में से कौन सा है तो असुरक्षा। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय क्या है तो प्रक्षेपण है। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो आपकी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है आत्मगौरव विकास। व्यक्ति में नवीन विशेषताओं योग्यताओं प्रस्फुटित करता है। यह कथन हर लोग का है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता हुआ प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है और ये कथन आपका स्टैनली हॉल का है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए तो शरीर तथा मन संबंधी विषय होना चाहिए। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा जीन पियाजे ने दी है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह क्या है तो शारीरिक विकास। मानसिक विकास का संबंध नहीं है तो शिक्षार्थी का वजन व ऊंचाई जो है ये आपके मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए तो लालच। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या प्रौढ़ावस्था में कम हो जाती है और कितनी तो आपकी 107 और 106 हो जाती है, जिसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है वो आपका अधिगम है। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। साथ ही किशोरों की प्रमुख समस्या तो समायोजन करने की किशोरों में प्रमुख समस्या होती है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है ये आपके मानसिक विकास है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। ये कथन किसका है तो ये आपका किलपैट्रिक का कथन है। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है तो नैतिकता का होना। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है तो विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है तो 4 है। कौन से आयु समय के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं तो जन्म से मृत्यु तक। फिर है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो जाता है जो दोष भावना की ओर ले जाता है तो 3 से 6 वर्ष की पहल बनाम दोष अवस्था। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है तो चिंतन। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो धार्मिक का वातावरण। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है तो परिवार।
नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो नैतिक तर्क का कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? तो पारंपरिक। वंशानुक्रम के संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो चूहों पर आपके मेंडल ने। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो लंबाई तथा वजन। कौन सा ऊर्जावान मित्र बालक का लक्षण है? तो आसानी से चिढ़ने वाला। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो परिवार। किशोरावस्था आरंभ होती है तो 12 वर्ष की आयु से। एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है तो भावना संबंधी आदत। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? तो कार्ल रॉजर्स ने। साथ ही किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? तो एरिक्सन ने। निम्न में से किसने बच्चों के वस्तु ऐश्वर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो पियाजे ने। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। साथ ही सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके बोलने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो सजीव चिंतन की। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यय से है? तो कैर्नी हार्नी। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो नॉम चॉम्स्की ने। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतन और कुंठित रहता है तो आप स्वयं परामर्श की भूमिका का निर्वाह करेंगे। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की अभिव्यक्ति कर रहा है? तो सजीव चिंतन की। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ खींचती है? तो लैंगिक अवस्था। फिर है कि फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छा सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? तो प्रसुप्ति। फिर है कि किसने यह मत दिया कि भाषा विकास की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? तो वाहार्फ ने। साथ ही जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। यह नवजात की हो रही किस प्रकार की प्रतिवर्ती का उदाहरण है? तो वेवी स्नकी का। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पाद मापनी है? तो चित्रपूर्ति। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो 2 से 7 वर्ष की। बाल मनोविज्ञान मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रारंभ 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित है। साथ ही भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की है? तो वाहार्फ ने। दी बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो डार्विन ने। किस किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? तो स्टैनले हॉल को। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता वैधता मानक से है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टि से बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद है। साथ ही प्रतीक्षात्मक व संवेदी गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो मांटेसरी ने। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है तो भाषाघात। फिर है कि हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है तो बाल्यावस्था में। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है तो संज्ञानात्मक विकास। जीव में विकास का स्पर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। ये आपकी सार्टेन की परिभाषा है। मांटेसरी ने बाल के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का उपयोग किसने किया है? तो टर्मन ने। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आँख हाथ संवर्धन। फिर है कि प्राथमिक अवस्थाओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है। दैहिक आवश्यकता। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? तो स्टैनले।
कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो मनोविश्लेषणवाद के। फिर है कि नवजात के स्वास्थ्य की जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल, तो WIS स्केल है। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है तो संरचनात्मक समस्याएं सीखता है। वहीं शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है सिर पदाभिमुखी अनुक्रम। ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करता है जहाँ बालक पैसा चुरा सकता है। एक उदाहरण कैसा है? तो ये परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण है। भग्नाशय एवं मानसिक द्वंद्व के कारक जैविकी एवं भौतिकी कारक, संवेगात्मक कारक और सामाजिक कारक हैं। विचारों, भावनाओं तथा अभिव्यक्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हुए कहलाता है तो वह स्व प्रत्यय कहलाता है। अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है वो रक्षा युक्ति कहलाती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली कैसी कारक हैं? तो ये आनुवांशिक कारक हैं। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सिगमंड फ्राइड ने किया है। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व विकास के सामाजिक अधिगम पर बल दिया? तो बंडूरा ने। रोसर-स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है तो व्यक्तित्व मापन के लिए। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार मानव व्यवहार का संचालन होता है तो अवचेतन मन के द्वारा। लियोपोल्ड बेलक ने निम्न में से किस परीक्षण को विकसित किया? तो कैट या CAT को। फिर है कि प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो अवचेतन मन का। व्यक्तित्व को उसको सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक यूंग हैं। अवचेतन मन का अध्ययन प्रक्षेपी विधियों द्वारा किया जाता है। TET परीक्षण में कारणों की संख्या 30 होती है और मानव गुणसूत्रों के 23 गुणसूत्र युग्म होते हैं, जोड़े होते हैं। निम्न में से किस विकास को ट्राइसोम 21 के नाम से जाना जाता है? तो डाउन सिंड्रोम को। सामूहिक अवचेतन का संप्रचय किसने प्रस्तावित किया था? तो यूंग ने। निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपी परीक्षण कहलाती है? तो TET। फिर है कि अंतःमुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि रखते हैं तो स्वयं में। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है तो ये आपका कुछ समायोजित बालक है। कैट किसके लिए तैयार किया जाता है? तो 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए कैट तैयार किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही है? सही नहीं है तो अपनी समस्याएं अपने तक रखना। पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है? तो भय। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो चित्र का। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? तो इदम। अहम का कार्य इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की जन्मदाता तो फ्राइड है। 16 PF प्रश्नावली कैटल के द्वारा बनाई गई थी। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिकृत प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युग्म ने बहिर्मुखी कहा है। व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? तो रोसर-स्याही धब्बा परीक्षण है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन, संगठित मनोदेहिक तंत्र है। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो वेरलॉक ने किया। मादा युग्म या अंडाणु में निम्नांकित में से क्या पाया जाता है? तो X गुणसूत्र पाए जाते हैं। हेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो शारीरिक संरचना पर। क्रैचमैन के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं तो प्रसन्नचित्त। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो खेल। परामर्श साक्षात्कार में सबसे प्रमुख अमौखिक संचार माध्यम क्या है? तो हाव भाव। सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई है? तो ये आपकी बोगास ने बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपण विधि से संबंधित है? तो कहानी रचना। बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्री विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे एक घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं। साथ ही व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? तो परम अहम। निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है? तो सिगमंड फ्राइड आपके व्यवहारवादी नहीं है। निम्न में से किसका कोई जैविकी आधार नहीं है?
तो संबंधन का। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से अनियंत्रित है जो कि वास्तविकता के अनियम पर आधारित है? तो अहम। फ्राइड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन स्थलों पर किया है उनके नाम इदम, अहम, परा अहम है। साथ ही किसी छात्र के व्यक्तित्व के मूल्यांकन में आप किसको आधार बनाएंगे? उसके शारीरिक गठन को, उसके मानसिक स्तर को, साथ ही उसकी भावात्मक विकास को। बालक के व्यक्तित्व विकास में विद्यालय कब बाधक बन सकता है? जब विद्यालय प्रशासन अधिकारियों का हो। शिक्षण की का प्रयोग किसके मान हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना है। व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते देखकर यह कार्य करना सीखता है तो क्या कहलाएगा? अवलोकन के द्वारा सीखना। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार मनोवैज्ञानिक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? तो शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, मानसिक व आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम का अनुभव, ये सभी सीधे प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो इड़। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए अलग उपयुक्त है? तो ये है विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शनात्मक पुस्तक का निर्माण करना। साथ ही निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो कुछ विद्यार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा में विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, साथ ही अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार। तो बहुमुखी। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए तो योग्यता और अभिप्रेरणा का वंचित। गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वो है अंतःवैयक्तिक। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शैक्षणिक विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। वही है कि बहुतात्विक सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। वे बालक जो अपनी आयु से एक दर्जा नीचे के बालक के लिए बनाए गए कार्य को अच्छी तरह संपन्न नहीं कर सकते हैं, उन बालकों को पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा। वे बालक जिन्हें अध्यापक के प्रयासों एवं अभिप्रेरणा के माध्यम से सामान्य बालक की श्रेणी में लाया जा सकता है, वो पिछड़े बालक। किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? तो बकिंघम ने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3। साथ ही निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत हैं? तो एक खंड का सिद्धांत, दो खंड सिद्धांत और 3 खंड सिद्धांत, ये बुद्धि के सिद्धांत हैं। वस्तुओं के संग्रहण काल 7 से 11 वर्ष। बालक में अमूर्त चिंतन का जो विकास है वो 11 से 15 वर्ष। बुद्धि के प्रति दर्श सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने। अशाब्दिक सामूहिक परिचय, आर्मी बीटा परिचय। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह बालक मंद बुद्धि होगा। साथ ही बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण किसने किया? वर्ल्ट व वर्नर ने। बुद्धि की त्रिविमीय संरचना किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी? तो गिलफर्ड ने। निम्न में से गिलफर्ड की संरचना में सम्मिलित बीमा नहीं है तो मूल्यांकन। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया टर्मन ने। बुद्धि का बहुकारक या बहुतत्व किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने। अल्फ्रेड देश के निवासी थे, फ्रांस की। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता लेने को कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को असंख्य तत्वों से निर्मित बताया? थॉर्नडाइक ने। किस मनोवैज्ञानिक ने स्पीयरमैन के सामान्य कारक का खंडन किया है? तो थॉर्नडाइक ने। साथ ही बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन ने तीसरा तत्व जोड़ा, एक समूह तत्व जोड़ा है। बुद्धि का विभाजन किन वैज्ञानिकों ने किया है? तो थॉर्नडाइक और गैरेट ने। व्यक्ति अनोखे कार्य करता है जिससे समाज में उसकी पहचान बनती है, यह बुद्धि का कौन सा कारक है? तो विशिष्ट कारक है। इंजीनियर अपने कार्यालय में बैठकर किसी मकान का प्रारूप बनाता है, वह बुद्धि के किस रूप में है? तो अमूर्त बुद्धि। साथ ही अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता
तो टर्मन। अमूर्त बुद्धि में किनका प्रयोग अधिक किया जाता है? शब्दों का, अंकों का और प्रतीकों का। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन ने कहा है। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। हीरो के लिए हम दुखदाई करते हैं, वह स्वर्ण को शुद्ध करते हैं, किंतु प्रतिभा का हम नाश कर देते हैं। ये जो कथन है ये K.N. दत्त के द्वारा दिया गया है। 5 वर्षीय बालक की बुद्धि परीक्षा के आधार पर मानसिक आयु 8 वर्ष सिद्ध हुई तो वह बालक किस वर्ष में आएगा? तो यह आपका अति प्रखर विद्यार्थी होगा। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? तो शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि होती है वो होता है छात्रों का विश्वास। तो शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन की वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र यानी कि शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि छात्रों का या उनकी जो क्लास के छात्र होते हैं उनका विश्वास होता है। आगे है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक है। तो वह एक क्या है? एक सिद्धांत हो जाता है। जैसे कि सिद्धांत के साथ प्रतियोगी अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो ये सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेती है। फिर निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना सबसे उपयुक्त विधि है। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। इस प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना, शारीरिक श्रम करना निहित होता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्पोजन, ओजोन आदि आती हैं। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोगों के उपकरण जैसे कि वातानुकूलक, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय या नोवल गैस है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल के द्वारा किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल के द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 20 से 30 डेसिबल ध्वनि प्राप्त होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद, 75 डीबी यानी डेसिबल साधारण तेज होती है और 95 अत्यधिक तेज और 120 से अधिक की ध्वनि कष्टदायक होती है। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो ये जो यू आकार की घाटी का जो निर्माण है वो हिमानी द्वारा होता है। निम्नलिखित स्थलाकृति में यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समांतर एवं अंतोर्ध्य ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल कृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। वहीं वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला वी अक्षर के आधार पर किया गया है। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदियां निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती हैं तो वे वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानीचुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं।
राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है तो जो उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानने कर उसे सही मार्गदर्शन कराना। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो झीलों का शहर भोपाल को कहते हैं। मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की ही राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। भूमध्य सागर पृथ्वी का एक सागर है जो कि उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया एवं मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है और ये जो है ओजोन परत के क्षरण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया था। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का जो थीम था वो ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड वर्ल्ड यूनाइटेड है। वहीं किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो शाकाहारी आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक, जीवाणु। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह या चक्र जीव मंडल जैसे वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो जो हाइड्रोजन है ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। निम्नलिखित ईंधनों में से हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल, कोयला के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायु पोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, तो ये चीन में पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में जुयांग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों में और तिब्बत के हिमालय पर्वतों के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। वहीं निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनाइटेड कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है 25 दिसंबर। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 29 फरवरी तक होती है और क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाला पर्व है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो शेर का करता है।
गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन्य अभयारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। यह सुपुष्प वनस्पति का एक जैव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इसके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम हो सके। ग्रीन मफलर क्या है? तो ग्रीन मफलर ये ध्वनि प्रदूषण होता है। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों, रोजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सूर्य है। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटॉन यानी कि छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरित ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे हरे होते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन आपका शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। सौर मंडल में शनि का आकार दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर बृहस्पति है। शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रहों में आपके मीमांस, एनसीलाडू, एथेंस, डियोन, रिया, हैपेनिरियन, ईपारपेपट्स और फोवे हैं। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई ग्रह नहीं है। आगे निम्नलिखित में से बायोडीजल फसल, तो जट्रोफा बायोडीजल फसल है। जट्रोफा बायोडीजल फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जाते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है, तथा जो अवशेष बचता है उसे बिजली पैदा की जा सकती है। जट्रोफा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है। यह कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1986 में पारित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं, जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापन की वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र जल स्तर बढ़ना, बाढ़ आना, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो वो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों
पर पाए जाते हैं। विश्व वन्यजीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है और उन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो लावा के द्वारा होता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ है और कपास के लिए सब प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे कपास वाली मिट्टी काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर शक्ति है, इसीलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो वो समताप मंडल। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किस सुधार हेतु है? तो जल की गुणवत्ता के सुधार हेतु है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना GAP का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया, लेकिन 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर कम रहने में विफल रहा। वही है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो वो नीम है। प्लेग है, तो प्लेग क्या है? तो प्लेग आपका जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, एक संक्रमण रोग है जो पास्टोरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है और जो प्लेग रोग है ये इसका जो वाहक है वो चूहा है तथा इसका जो अन्य नाम है वो ब्लैक डेथ या ताउन या पेस्ट भी है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष या संसर्ग तथा पिस्सू दंश से लगता है या तीव्र गति से बढ़ता है या कभी कभी निमोनिया का रूप धारण कर लेता है। गैसीय अपशिष्ट, तो गैसीय अपशिष्ट होते हैं जैसे लकड़ी, कोयला के जलने से निकलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट या शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इसे पर्यावरण के प्रदूषण होता है जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है। गैसीय अपशिष्ट निम्न है जैसे कि लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों की चिमनियों के धुआं, जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? तो कायिक जनन द्वारा जो वितरित होते हैं वो पौधे दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। कायिक जनक एक अलैंगिक जनक क्रिया है तथा यह क्लोनिंग प्रक्रिया होती है। जब एक जीव लाभ लेता है और बगैर दूसरे को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है? तो वह सहभोजी कहलाता है। सहभोजी, सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतर्वृत्ति होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है। उदाहरण, गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनीमो चिपकी रहती है। इसी प्रकार शार्क से पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है और व्हेलों से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या होगा? तो ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। निम्न में से कौन कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलते हैं तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्रों की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं और चूना पत्थर अवसादी, तलछटी, परतदार चट्टानों द्वितीय उपभोक्ता शीर्ष, तृतीय उपभोक्ता प्राथमिक इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जल H2O में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है जो 1:1
में सोडियम और क्लोराइड के आयन को दर्शाता है। वहीं राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है जिसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं तथा अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है तो वो है आपका सृजनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि और चयनात्मक विधि। ये सभी पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान हेतु विधियां हैं। प्रक्षेपण विधि की सीमाएं। तो प्रक्षेपण विधि की जो सीमाएं हैं तो इस विधि में प्रक्षेपण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। प्रक्षेपण विधि की सीमाओं में समस्या के चुनाव से परिणाम की वैधता निर्धारित करने के प्रत्येक स्तर पर इसकी उपयोगिता संदेह रहित होती है। इस विधि में प्रक्षेप सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा। तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों से चलने का मुख्य कारण यह होता है कि मानव के 2 हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं तथा मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र होते हैं। इससे कार्य करने में कुशलता का विकास होता है और कार्य भी तेजी से पूरा होता है। सभी जंतुओं में मानव ही 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है, जिसका लाभ है कि मनुष्य अधिक तेज चाल चल सकता है। भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र तो वो आपका सिस्मोग्राफ है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है जिसमें 0 से 9 तक अंक चिन्हित होते हैं तथा प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है तथा अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता बताता है। सूर्य से निकटतम तो बुध है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ये आपका गुजरात में है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये इसकी विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि यह एक वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख साधन है। व्यक्तित्व के विशेष गुणों को जितनी अच्छाई के साथ इस प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जा सकता है उतना अन्य से नहीं। कक्षा में छात्रों के व्यवहार, समूह में उनकी स्थिति तथा उत्तेजना की प्रतिक्रिया को स्वाभाविक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा अनेक तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अवलोकन के इस अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करते हैं। निम्नलिखित में से वाहिनी इन दोनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो वो है संपीड़न प्राकृतिक गैस यानी कि CNG। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है तो भू रासायनिक चक्र कहलाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता तो सुंदरलाल बहुगुणा है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति तो ये आपकी प्रोटीन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं तो परागकोश में होते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है जहां परागकण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। वास्तव में अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकेरियोट प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं। सभी जंतुओं तथा भूमि पर उगने वाले पौधों समेत अधिकांश जीवधारी में युग्मकों को अंड कोशिका तथा शुक्राणु कोशिका कहते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता तो वो आपके शाकाहारी होते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि में पैरासीटामोल आती है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिलस। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। मानव रुधिर वर्ग की जो खोज है वो ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंड स्टीनर ने वर्ष 1901 में किया था।
इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया, ए बी और ए बी ओ वर्ग। ए बी रुधिर वर्ग सर्वाग्राही, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों प्रतिजन्य पाया जाता है परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। ओ वर्ग सर्वदाता कहलाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। प्याज, आलू, अदरक, तो ये आपके तना है। एक कोष की सूक्ष्म जीव कौन सा है, तो वो आपका पैरामीशियम होता है। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, तो रीठा।